नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त आप सवाल इंडिया का देख रहे हैं। आज शुरुआत करेंगे मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद का जो विवाद पूरा चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में आज उस पर एक अहम फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए फिलहाल शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की जो बात कही गई थी उसको रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट की सुनवाई जारी रहेगी लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 29 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। आयोग का आदेश अगली सुनवाई तक लागू नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपकी अर्ज बहुत अस्पष्ट है, आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। इसके अलावा ट्रांसफर का मामला भी न्यायालय में लंबित है, हम इस पर भी फैसला लेना है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच में जो विवाद है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा दखल दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कोर्ट कमिश्नर सर्वे के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो नियुक्त करने के आदेश दिए थे उस पर रोक लगा दी। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन साहब हैं। विष्णु जैन, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या ये एक झटका है हिंदू पक्ष के लिए? देखिए, मैं लीगल प्रोसीडिंग में किसी भी चीज़ को झटका या कोई विक्ट्री नहीं मानता हूँ। हमेशा से मेरा कॉन्स्टेंट स्टैंड रहा है, ये एक लीगल केस है और एज अ लॉयर आपको केस को केस के हिसाब से देखना चाहिए। तो ना ये कोई झटका है, ना कोई बहुत बड़ा किसी के लिए एक आदेश है। एक सिंपल सी न्यायिक प्रक्रिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश पारित किया है। उस ऑर्डर से एग्रीव्ड होकर शाही ईदगाह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट आई है और उन्होंने कहा है कि ये आदेश नहीं होना चाहिए और पहले 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड होनी चाहिए। हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेलिवेंट जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7/11 किसी भी स्टेज पर डिसाइड हो सकता है और ज्ञान व्यापी के केस में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के खुद के ऑर्डर का उदाहरण है। तो आज क्योंकि आज एडमिशन हियरिंग का दिन था तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाई है और इसकी फाइनल हियरिंग के लिए 29 जनवरी को अब ये मामला निर्धारित किया गया। नहीं, 29 जनवरी मैंने मेंशन किया था कोर्ट में, ये मामला 1 बजे, जिसमें कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब तारीख 29 जनवरी फिक्स की। दूसरी बात ये है कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि जो आप लोगों के जो पक्ष की जो अर्जी है सर्वे के लिए वो बड़ी वेग है, स्पष्ट नहीं, है। मेरा वो कितनी बड़ी टिप्पणी है आपकी? देखिए, मुझे लगता है ये आज प्राइमरी हियरिंग है और कोर्ट का जब तक अंतिम फैसला ना आ जाए तब तक ये हमेशा एक डेलिब्रेशंस और डिस्कशन का दौर रहता है। इसलिए कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन किसी पक्ष के खिलाफ जा रही है ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए और ये कोर्ट का एक प्राइमा फेसी व्यू है और हम कोर्ट को सेटिस्फाई करेंगे। जितनी एडवोकेट कमीशन की एप्लीकेशन होती हैं उसमें ये बताया जाता है कि आप किस बिना पे एडवोकेट कमीशन मांग रहे हैं और अगर आप हमारी एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं, शेषनाग बने हुए हैं, अलग अलग हिंदू देवी देवताओं की आकृति बनी है, इसलिए वहाँ पे सर्वे करवाया जाए। और अगर आप ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑपरेटिव पोर्शन देखेंगे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वहाँ स्पॉट पोजीशन जानने के लिए सर्वे का ऑर्डर किया है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको जवाब भी देना है सुप्रीम हाँ, कोर्ट ने? हम सुप्रीम कोर्ट में जवाब फाइल करेंगे और 29 जनवरी को उसकी हियरिंग होगी और कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं। मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष भार्गव लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आशीष, विष्णु जैन कह रहे थे कि इसको सेटबैक की तरह आप ना देखें, क्या प्रमुख बातें रही कोर्ट की और ये जो अर्जी लगाई गई थी मुस्लिम पक्ष के द्वारा वो क्या थी और कोर्ट ने आज इस पर क्या क्या कहा? जी देखिए, मुद्दा शुरू इसलिए हुआ कि मथुरा में जो ट्रायल कोर्ट थी वहाँ पर याचिकाएं चल रही थी, करीब 18 याचिकाएं थी, लेकिन फिर एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई कि हाईकोर्ट को अयोध्या मामले की तरह ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, सारे मामला खुद सुनना चाहिए ट्रायल कोर्ट की जगह, बजाय कि निचली अदालत सुने। हाईकोर्ट ने 18 मुकदमे अपने पास ले ली और कहा कि हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। मुस्लिम पक्ष इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम दृष्टया पहली नज़र में ये राय थी कि एक अहम मुद्दा है जिस पर हाईकोर्ट को ही सुनवाई करनी चाहिए, लेकिन उस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार से तमाम मुकदमों की लिस्ट भी मांगी गई थी। इन बिटवीन दिसंबर में हिंदू पक्ष की अर्जी पर सर्वे की मांग थी जो शाही ईदगाह मस्जिद है वहाँ पर, तो उसको लेकर हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के लिए नियुक्त करने का आदेश दिया और ये प्रक्रिया के लिए आगे की तारीख दे दी। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आया और उन्होंने कहा कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का में मामला लंबित है, हाई कोर्ट को पहले ये तय करना चाहिए कि ये
मामला जो है सुनवाई योग्य है या नहीं है, इसलिए सर्वे के आदेश पर रोक लगाई जाए, उसे रद्द किया जाए। तो पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया था दिसंबर में, लेकिन आज जब ये मामला सुनवाई के लिए आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट को इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई तो जारी रख सकता है जो ट्रायल कोर्ट की तरह वो सुन रहा है, लेकिन एडवोकेट कमीशनर की नियुक्ति पर उसके आदेश पर रोक रहेगी, यानी आगे सर्वे या एडवोकेट कमिश्नर को लेकर कोई सुनवाई या कोई फैसला हाई कोर्ट नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है। हिंदू पक्ष पे भी सवाल उठाए कि आपकी याचिका स्पष्ट मालूम होती है और आप ये नहीं बता रहे हैं कि आप चाहते क्या हैं। आप चाहते हैं कि कोर्ट ही सारे आदेश जारी करे, इसलिए उनको नोटिस जारी किया गया है मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर, और अब 29 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर जहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि पहले सर्वे आगे बढ़ेगा या फिर हाई कोर्ट जो है मुस्लिम पक्ष की जो अर्जी है उस पर सुनवाई करेगा। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अहम खबर पर हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। जाने से पहले, इस खबर से निकलने से पहले ज़रा आपको थोड़ा ये पूरा विवाद है इसका एक थोड़ा बैकग्राउंडर समझा देते हैं, इसका थोड़ा इतिहास बता देते हैं कि क्यों ये लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंची है और क्या मांग की जा रही है। ये जो पूरा मामला है, शाही ईदगाह का मामला, जो विवाद है मथुरा में, वो 13.7 एकड़ जमीन को लेकर विवाद है। 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास है, 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह के पास है। 1968 में समझौते के आधार पर जमीन का बंटवारा हुआ था। मंदिर तोड़कर यह मस्जिद बनाई गई थी, ऐसा हिंदू पक्ष लगातार दावा करता रहा है। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। अब मौजूदा मस्जिद वो जगह जहां पर, ऐसा हिंदू पक्ष का मानना है कि वो जेल थी जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अब पूरा 13.7 एकड़ जमीन का मालिकाना हक जो है हिंदू पक्ष मानता है कि उनके पास है। इसी को लेकर कानूनी वाद विवाद चल रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले की निगरानी में सर्वे की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट के सर्वे के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस सर्वे पर अब रोक लगा दी है। तो ये अभी तक का पूरा मामला है। इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक अहम खबर की। 2024 के चुनाव अब समझ लीजिए बिल्कुल सर पर ही हैं, और उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कैसे एक एक करके रोज एक नए तरीके से अपनी सीटों को बढ़ाने की कवायद में लगी हुई है, उसका एक जीता जागता सबूत आपको यह दिखाई पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से दक्षिण भारत पर फोकस कर रहे हैं। दक्षिण भारत के दौरे, 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री एक बार फिर निकले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश पहुंचे। उन्होंने वहां पर लिपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां उन्होंने घायल जटायु से भगवान राम मिले थे, ऐसा माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान 4,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कल केरल भी जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने तमिलनाडु, लक्षद्वीप और फिर केरल भी गए थे, उसका दौरा करके आए थे। यहां उन्होंने एक रैली भी संबोधित की थी। इस साल लोकसभा चुनाव है और बीजेपी दक्षिण भारत में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर कर्नाटका को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की, तेलंगाना से 4 MP जरूर आते हैं, लेकिन एक जबरदस्त प्रेजेंस जिसको कहा जाता है, ताकत जिसको कहा जाता है, जहां से भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें बढ़ा पाए, ऐसा भी दक्षिण भारत में नहीं है। और बीजेपी का जो 400 का इस बार मिशन है, उसमें कोशिश यह की जा रही है कि पिछली बार नॉर्थ इंडिया में, हिंदी बेल्ट में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली थी, तो जो सीटें बढ़ानी है वो दक्षिण भारत से सीटें बढ़ाने की कोशिश है। और उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको यहां पर दौरे करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। पोंगल का त्योहार भी प्रधानमंत्री मनाया। उन्होंने अभी जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री मुरुगन साहब के घर पर गए, और इससे पहले 25 दिसंबर को केरल के लोगों के बीच प्रधानमंत्री ने क्रिसमस भी मनाई थी। तो लगातार एक फोकस्ड अप्रोच लेकर बीजेपी इस पर आगे बढ़ रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो बार बार हम बात कर रहे थे मिशन 400 की, तो मिशन 400 की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि हिंदी हार्टलैंड, जहां पर उन्होंने पिछली बार मोटा मोटा हर राज्य में समझ लीजिए कि 90% से ऊपर विजय पाई थी, तो उनको एक बड़ा चैलेंज उनके लिए होगा कि जो लोकसभा की करीब 135-36 सीटें बनती हैं, 4-5 राज्य जो साउथ के हैं, उनमें जबरदस्त प्रदर्शन किया जाए।
निश्चित तौर पर बीजेपी जानती है कि चाहे उत्तर भारत हो चाहे पश्चिम भारत हो, यहाँ पर बीजेपी अपने सैचुरेशन पर पहुंच चुकी है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में करीब करीब 90 से लेकर 100% सीटें पार्टी ने हासिल की, 50% से अधिक वोट हासिल किया। लेकिन दक्षिण भारत एक ऐसा क्षेत्र है भारत का जहाँ पर कि बीजेपी की ताकत उतनी ज़्यादा नहीं है। 131 लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं। इनमें से आज की तारीख में बीजेपी के पास केवल 29 सीटें हैं। इनमें भी 25 जो सीटें हैं वो कर्नाटक से आती हैं, 4 सीटें जो है वो तेलंगाना से आती है। यानी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, साथ ही पुडुचेरी और लक्षद्वीप, इन राज्यों में बीजेपी की कोई भी सीट नहीं है दक्षिण भारत में। तो बीजेपी को लगता है कि अगर पिछली बार की तुलना में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करना है, हालांकि औपचारिक रूप से वो नहीं कहते हैं कि 400 सीटों का लक्ष्य रखा गया, लेकिन फिर भी अगर बेहतर करनी है अपनी टैली, पिछली बार की तुलना में 303 सीटें पिछली बार आई थी, तो जाहिर है कि दक्षिण भारत से ये सीटें मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है बीजेपी के पास कि आप कोई बड़े सहयोगी इनके पास बचे नहीं है दक्षिण भारत में। कर्नाटक में पार्टी ने जरूर जनता दल सेक्युलर के साथ समझौता किया, लेकिन तमिलनाडु में एआईएडीएमके उसके हाथ से निकल गया। आंध्र प्रदेश में अभी तक चंद्रबाबू नायडू के साथ उनका हो नहीं पाया है, पवन कल्याण के साथ जरूर उनका टाई अप है, लेकिन आंध्र में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में कोई बड़ी पार्टी उनके साथ नहीं हो। शायद ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। अखिलेश जी बने रहिए हमारे साथ। जैसे अखिलेश जी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो साउथ के, दक्षिण भारत के राज्य हैं, वहां पर कोई बहुत बड़ी ऐसी ताकत नहीं है। तो उससे 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो तमिलनाडु में कुल मिला के 39 सीटें हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 8। और जो मेन जो प्लेयर्स हैं, जो मेन खिलाड़ी हैं यहां पर, वो एआईएडीएमके और डीएमके रहते हैं। डीएमके को पिछली बार 30 सीटें यहां से हासिल हुई थी। अगर दक्षिण भारत में और राज्यों की बात करें, केरल में 20 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के को 0 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 15। फिर अगर हम तेलंगाना आ जाएं तो तेलंगाना में 17 सीटें हैं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 3 सीटें यहां पर मिली थी। दक्षिण भारत में एक दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश, 25 सीटें यहां से आती हैं, बीजेपी का यहां पर खाता नहीं खुला था। साथ ही साथ कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करा था और 28 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो उनके लिए जो लड़ाई है वो दोहरी है, कर्नाटक को बचा के रखना है और बाकी जगह पर अपने पैर फैलाने हैं। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, जो राज्य मैंने जो अभी नाम गिनाए, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कहां से आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद होगी और क्या ऐसे फैक्टर होंगे जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि उनके बार बार जाने से वहां पर कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जैसा कि अखिलेश ने बताया, पूरा अखिलेश जी ने विस्तार के साथ, तो उससे मैं सहमत हूँ पूरी तरह से। कर्नाटक में उनका आधार है और उसके सामने चुनौती है। कर्नाटक में जो 25 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने और एक उसके सहयोगी ने जीती थी, 26 सीटें उन्होंने जीती थी, उसको बचाने की चुनौती है सबसे बड़ी। कि अगर कर्नाटक में मान लीजिए कुछ सीटें भी कम होती हैं तो नुकसान होगा भाजपा का, उसकी भरपाई कहां से होगी, ये भी एक प्रश्न है उसके सामने। ये एक बड़ी चुनौती है। दूसरी बात यह है, क्योंकि जेडीएस के साथ समझौता किया है तो जेडीएस को कम से कम 5-6 सीटों को देनी पड़ेगी। तो अगर 4-5 सीटें जेडीएस को देंगे और वो अगर जेडीएस रिटेन नहीं कर पाती है तो नुकसान बीजेपी का होगा। तो ये एक बड़ी चुनौती है। दूसरी बात यह है कि भाजपा को जो उम्मीद है वो सबसे ज्यादा उम्मीद तेलंगाना और आंध्रा में है। तेलंगाना में उनके 4 सांसद पहले से थे और आंध्र में चूंकि चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी के बीच में मुकाबला है और ऐसे में भाजपा चाहती है कि इन दोनों की लड़ाई में से कुछ सीटें वो निकाल सके। इसीलिए आज प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के दौरे पर है, वहां मंदिर भी जा रहे हैं। और देखिए, दक्षिण की ओर प्रधानमंत्री ने आज से नहीं, पिछले लगभग 2 साल से मैं देख रहा हूं कि दक्षिण पर उनका फोकस है। जब ये नई संसद भवन का शिलान्यास हुआ था और जब उसमें छत्र रखा, वो अशोक के शेर रखे गए थे, वो जो पूरे उस वक्त जो उसकी पूरी प्रतिष्ठा की थी, अर्चना की थी, पूजा किया था, जो सारा कर्मकांड दक्षिण के ब्राह्मण आए थे, तमिलनाडु के पंडित थे, वो उन्होंने किया था। इसके बाद राज्यसभा में आप देखिए, पीटी उषा, विजेंद्र, लगातार वो दक्षिण के लोगों को उन्होंने ला करके दक्षिण के साथ अपना नाता एक जोड़ा है भाजपा का। तो काशी तमिल संगम के जरिए तमिलनाडु को साधने की कोशिश की गई है। और इसी तरह से संसद के नई संसद भवन के उद्घाटन में देखिए, सेंगुल को ला करके जिस तरह स्थापित किया गया और दक्षिण के सारे संत और आए वहां पर। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोकस तमिलनाडु, आंध्रा और तेलंगाना में सबसे ज्यादा है। केरल में ये सही है कि इस बार क्रिसमस पर अपनी पुरानी परंपरा के उलट आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी क्रिसमस पर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखाती थी। वो क्रिसमस के दिन अटल जी का जन्मदिन मनाने में ज्यादा उसका फोकस रहता था। लेकिन इस बार जो है, बाकायदा प्रधानमंत्री ने सबको बधाई दी। नड्डा जी जो है वो चर्च में गए,
केरल में तो बाकायदा मोटरसाइकिलों से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जाके बधाई दी। तो पूरा फोकस दक्षिण पे इसलिए कर रही है भाजपा कि जो बढ़ाने के साथ साथ अगर कहीं उत्तर और पश्चिम में और पूर्व में अगर कोई नुकसान होता है उसकी भरपाई भी जरूरी है उसके लिए। उसकी भरपाई भी यहीं से होगी। अखिलेश जी, लेकिन तेलंगाना का भी चुनाव हुआ, वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है। पिछली बार एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था, बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी, जिसमें कांग्रेस उस वक्त काफी कमजोर थी। इस बार कांग्रेस मजबूत हुई है, बीआरएस कमजोर हो रही हुई है, लेकिन बीआरएस अभी पूरी तरीके से कॉन्टेस्ट से बाहर नहीं है, उसकी कांग्रेस जैसी स्थिति नहीं है। तो क्या तेलंगाना के अंदर और आंध्र प्रदेश की, जैसे बात कर रहे थे विनोद जी, कि आंध्र प्रदेश में वहां कांग्रेस कमजोर है पर बीजेपी का कोई गठबंधन वहां पर अभी ठीक से नहीं हो पाया है, तो क्या आपको लगता है कि तेलंगाना में 4 सीटें बचाना या उसको बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है? देखिए, चुनौती तो इसलिए भी है क्योंकि वहां पर अब कांग्रेस की सरकार आ गई है। कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य दक्षिण भारत का जो कांग्रेस की झोली में चला गया, लेकिन बीजेपी को एक उम्मीद अभी वहां पर है। अगर आप विधानसभा चुनाव के परिणाम भी देखेंगे तो बीजेपी की सीटें 1 से बढ़कर 8 हो गई, वोट का प्रतिशत भी करीब दोगुना हो गया, 15% वोट बीजेपी को विधानसभा में मिले अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो बीजेपी को लगता है कि शायद अब एक उम्मीद वहां पर है। इसलिए भी है क्योंकि ये राष्ट्रीय चुनाव है, नेशनल इलेक्शन है, तो ऐसे में बीआरएस जो है पहले से ही जो अब काफी एक तरह की वो बैकफुट पर चली गई है, तो वहां पर अब ये भी मांग हो रही है कि बीआरएस का नाम बदलकर आप फिर से दोबारा इसको टीआरएस कर दीजिए, क्योंकि जब से आपने बीआरएस किया तो तेलंगाना की जो पहचान थी उस पार्टी के साथ वो हट गई, तो वहां पर ये मांग भी उठ रही है। तो लेकिन जाहिर सी बात है कि नेशनल इलेक्शन में रीजनल पार्टी का उतना वर्चस्व नहीं होता है। दक्षिण भारत में जरूर एक अलग तरह का इक्वेशन बनता है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला तेलंगाना में होने की संभावना है। रही बात आंध्र प्रदेश की, तो बीजेपी के लिए राहत की बात यह है आंध्र में कि जिस तरह से बीजेपी वहां पर 0 है वैसे कांग्रेस भी 0 है, बिल्कुल। और अगर आप पिछले कई चुनाव देखेंगे तो बीजेपी वहां पर 1% वोट भी नहीं पा पाई है आंध्र प्रदेश में, तो इसलिए बीजेपी के पास वहां खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। और बीजेपी अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती है। वो एक तरफ वाईएसआरसीपी को भी अपने साथ रखना चाहती है, दूसरी तरफ टीडीपी के साथ भी बातचीत उसकी होती है, लेकिन टीडीपी ज्यादा कीन है बनिस्बत की बीजेपी के, क्योंकि उन्हें लगता है टीडीपी की अगर बीजेपी के साथ अलायंस हो जाता है तो इलेक्शन मैनेजमेंट में उनको मदद मिल जाएगी। 1-2 सीटें जरूर अगर वो हो सकता है तो निकाल ले। क्या विनोद जी, जो हम आंध्र प्रदेश की खासतौर पर अगर बात करें, तमिलनाडु में एक यात्रा चल रही है अन्नामलाई की, तो वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी अकेले फिलहाल अपना दम दिखाती नजर आ रही, लेकिन अगर इंडिया अलायंस के तरफ से देखें तो कांग्रेस का वहां पर कुछ खास वर्चस्व है नहीं। अभी वाईएस शर्मिला को अपने साथ जोड़ा है, कांग्रेस उम्मीद कर रही होगी दोबारा से, क्योंकि कर्नाटक और तेलंगाना उनके पास है, थोड़ी ताकत वहां पर दिखाई जाए। लेकिन अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लिए आंध्र प्रदेश का कोई बहुत बड़ी चुनौती है, अगर जगन मोहन रेड्डी बहुत अच्छा करते भी हैं, तो हमने देखा है वो इंडिया अलायंस के साथ तो है नहीं, तो बीजेपी को कोई ऐसा खतरा नहीं है आंध्र प्रदेश से? नहीं, खतरे की बात नहीं है, क्योंकि जैसा जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो लूज करने के लिए कुछ नहीं है, ये तो अखिलेश जी कह चुके हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश की परिस्थिति थोड़ी सी बदल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस के अंदर वहां एक उत्साह आया है और वाईएस शर्मिला रेड्डी को आज ही कांग्रेस प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो वाईएस शर्मिला रेड्डी जो है राजशेखर रेड्डी की बेटी है और वो अब यात्रा शुरू करने जा रही है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में घूम घूम करके वो कांग्रेस के लिए काम करेंगे। अब कितना कर पाएंगे अलग बात है, लेकिन इसका नुकसान जो होगा वो जगन मोहन रेड्डी को होगा। जितना कांग्रेस वहां आगे बढ़ेगी, देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा गुण वो है कि वहां कम्मा वर्सेस रेड्डी ये पॉलिटिक्स चलती है। कम्मा जो है वो समुदाय टीडीपी के साथ ज्यादा बहुतायत में रहता है, और रेड्डी समुदाय पहले कांग्रेस के साथ होता था, जो तेलंगाना में वापस कांग्रेस के साथ आया है, और यहाँ आंध्र प्रदेश में वाईएस रेड्डी के जरिए वो जगन मोहन रेड्डी के साथ है। कांग्रेस उस रेड्डी समुदाय में जो भी सेम लगाएगी उसका सीधा नुकसान जगन मोहन रेड्डी को होगा, और फायदा उसका होगा कांग्रेस से ज्यादा टीडीपी को। अब टीडीपी किस तरह से वहां प्ले करती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई उसके बाद टीडीपी के प्रति एक सहानुभूति भी उनके वोट बैंक में बनी है। तो मुझे लगता है आंध्र प्रदेश का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प चुनाव होगा, और इसी वजह से कई बार ये बात कही जा रही है कि देखिए नॉर्थ बनाम साउथ की बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस राजनीति करने की कोशिश कर रही है। और ये भी दर्शकों को याद दिला दे, 2009 के अगर चुनाव की बात करें तो कांग्रेस की और यूपीए की वापसी का सबसे बड़ा रास्ता आंध्र प्रदेश से ही खुला था, और वहां पर कांग्रेस ने उस वक्त जबरदस्त प्रदर्शन किया था। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, विनोद जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जिसका आज तीसरा दिन है। मणिपुर से शुरू हुई ये यात्रा आज नागालैंड पहुंच गई। नागालैंड के कोहिमा से आज इस यात्रा की शुरुआत हुई।
राहुल गांधी ने कोहिमा में स्थानीय लोगों से मुलाकात की। यात्रा के बीच राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि कई बड़े संतों ने भी ऐसा कहा है कि राजनीतिक कार्यक्रम को आरएसएस और बीजेपी ने प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही बुन दिया है। ऐसे में कांग्रेस का इसमें शामिल होना मुश्किल है। राहुल गांधी ने इस केंद्र सरकार पे हमला करते हुए ये जो अपनी यात्रा के बारे में बताया कि किस तरीके से वो लोगों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस पर पलटवार किया। We are open to all religions, all practices. Even the authorities of the Hindu religion, the biggest authorities of the Hindu religion, have made their view public about what they think about the 22nd January function, that it is a political function, right? So it is difficult for us to go to a political function which is designed around the Prime Minister of India and designed around the RSS. Rahul Gandhi lives in this Lala world, in my opinion, where he thinks that everything that he says is predicated by nobody understanding the truth and that he can get away with these atrocious lies. Rahul Gandhi जो भी सोचे, उनके गुरु सैम पिट्रोडा ने भी कुछ ऐसे टिप्पणी किया था 5-6-7 दिन पहले. It is a deeply felt emotional issue for crores and hundreds of crores of Indians. राहुल गांधी का इंटरप्रिटेशन जो भी रहे, हमारे लिए ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत ही एक डीपली फेल्ट आस्था का इश्यू है. वहीं 22 जनवरी को ममता बनर्जी कालीघाट मंदिर जाएंगी. वहां पर वो एक सर्वधर्म रैली का आयोजन कर रही हैं, उसको संबोधित करेंगी. ममता बनर्जी अयोध्या नहीं जा रही हैं. टीएमसी ने कहा है कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है और इस वजह से टीएमसी इससे दूरी बनाए रखेगी. वहीं अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होना है. यहां पर इससे पहले आज 6 दिन का एक विशेष हवन पूजन और अनुष्ठान की शुरुआत हुई. आज पूजा का पहला दिन था. आज प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन हुआ. इसके बाद कल रामलला की मूर्ति के साथ अयोध्या में शोभा यात्रा निकाली जाएगी. साथ ही मंगल कलश में सरयू का जल लेकर श्रद्धालु मंदिर पहुंचेंगे. 18 जनवरी को गणेश अंबिका पूजन, वरुण पूजन, वास्तु पूजन से विधिवत अनुष्ठान की शुरुआत हो जाएगी. 19 जनवरी को अग्नि स्थापना, नवग्रह स्थापना और हवन होगा. 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को सरयू के पवित्र जल से धोया जाएगा और वास्तु शांति और विश्वास अन्न दिवस होगा. उसके बाद 21 जनवरी को 125 कलशों से गर्भगृह का दिव्य स्नान होगा. 22 जनवरी को सुबह पूजन के बाद मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी. वहीं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अब सिर्फ 7 दिन बाकी हैं. गर्भगृह की तस्वीरें सामने आ रही हैं. यहां पर स्वर्ण जड़ित सभी 14 दरवाजे लगा दिए गए हैं. सांगवान की लकड़ी से बने इन दरवाज़ों पर सोने की परत चढ़ाई गई है. इन दरवाज़ों पर सोने की परत 2 हाथियों के अक्स उकेरे गए हैं. उसके ऊपरी हिस्से में महल नुमा आकृति बनी है. इन दरवाज़ों को हैदराबाद की एक बेहद पुरानी कंपनी ने विशेष सांगवान की लकड़ी से बनाया. बीते 2 दिनों से खबर सुर्खियों में है कि अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में ज़मीन खरीदी है. लोधा ग्रुप ने इस ज़मीन पर अमिताभ बच्चन को एक बड़ा पोस्टर भी उन्होंने लगा दिया है. वहां एक और पोस्टर लोधा ग्रुप ने अयोध्या में 7 स्टार होटल बनाने की योजना का भी लगाया है. अयोध्या को एक सस्टेनेबल और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए यूपी सरकार ने एक बड़ी योजना बनाई है और इसके तहत तैयारी
पूरे अयोध्या को एक ग्लोबल टूरिस्ट हब के तौर पर विकसित करने की है। और इसके लिए एक रियल एस्टेट प्लान भी बनाया गया है। कई नए होटल्स हैं जो यहाँ पर सेटअप होने वाले हैं। कई बड़े होटल ग्रुप्स जो हैं वो आने वाले दिनों में बड़े होटल्स बनाने वाले हैं। खबर है कि अयोध्या में पहला 7 स्टार होटल भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। मैं इस वक्त अयोध्या ज़िले के तिहुरा माझा गांव में हूँ और मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख सकते हैं अमिताभ बच्चन की, जिन्होंने यहाँ पर ज़मीन खरीदी है। ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही इसके बगल में लोढ़ा ग्रुप ने और भी जो उनके प्रोजेक्ट्स यहाँ पर प्लान किया है, उन्होंने उसके पोस्टर्स यहाँ पर लगाए हैं और वहाँ लिखा है अयोध्याज़ फर्स्ट 7 स्टार डेवलपमेंट। एक बहुत बड़ा लग्जूरियस प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर बनाने की तैयारी है और इसके लिए यहाँ पर लोढ़ा ग्रुप ने बहुत सारी ज़मीन खरीदी है इस प्रोजेक्ट के लिए। और मेरे साथ यहाँ पर श्यामलाल जी हैं जो तिहुरा माझा गाँव में रह रहे हैं और इन्होंने भी अपनी ज़मीन इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी स्वेच्छा से बेची है। श्यामलाल जी, आपके गांव का नाम क्या है? बड़का पुरवा तिहुरा माझा। तिहुरा माझा। हाँ। तो आपने भी अपनी जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए दी है? हाँ, तो 26 जमीन ने हमने भी अच्छा है 24 लाख में दिया है सुरक्षा के लिए जी। 6 बिस्वा जमीन, 6 बिस्वा जमीन मतलब 7500 स्क्वायर फीट करीब हुआ। हाँ। और कीमत इसकी 24 लाख आपने बताई? 24 लाख रुपया दिए है। 24 लाख रुपए। हाँ। तो आपने अपनी स्वेच्छा से ये जमीन अपने सुरक्षा से ले दिया, कोनो इतराज वाली नहीं ना, जबरदस्ती हमसे ली नहीं। बताई नहीं उतने में है कि इतने तक लीन जाए तो हमारे पारी का हम दई दिन का है, कोनो दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे साथ प्रमोद जी भी हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। प्रमोद जी, थोड़ा सामने आए इधर। यहाँ पर अमिताभ बच्चन ने जमीन खरीदी है, इसकी क्या डिटेल्स क्या है? इसकी डिटेल्स ये है कि अभी कुछ दिन पहले जो हमारे सूत्र बताते हैं, आप आगे उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे लगभग 10,000 स्क्वायर फीट अमिताभ जी ने ज़मीन खरीदी है। ये बहुत पोटेंशियल ज़मीनें, बहुत अच्छी ज़मीनें हैं। तो यहाँ पे एक रियल इस्टेट का हब डेवलप हो रहा है। पीछे इसके कुछ दूर और आगे और लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलरों ने भी लेकर के डेवलप करना शुरू किया है। लेकिन अयोध्या में सबसे बड़ा अगर ग्रुप है तो वो लोढ़ा ग्रुप आया हुआ है और ये 7 स्टार प्रॉपर्टी डेवलप तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ 7 स्टार जो मेरे समझ से इंडिया का न पहला एक होटल होगा और प्योर वेज होगा, वो भी यहाँ पे इस कैंपस में लॉन्च होगा। पंजाब के कपूरथला जिले में बेअदबी के आरोप में एक निहंग सिख ने एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या कपूरथला जिले के फगवाड़ा में एक गुरुद्वारे में की गई। हत्या के आरोपी रमनदीप सिंह ने अपने आप एक वीडियो बनाया, उसे अपलोड किया और हत्या की जिम्मेदारी भी ली। उसके बाद उसने अपने आप को गुरुद्वारे में बंद कर लिया। पुलिस ने आरोपी रमनदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। कपूरथला के एसएसपी ने बताया है कि एफआईआर में मृतक की पहचान, हत्या क्यों की गई, बेअदबी हुई या नहीं हुई, कौन कौन सी धारा लगाई गई हैं, ये सारी बातें शामिल की गई हैं, लेकिन वो अभी इसकी जानकारी नहीं दे सकते। मुंबई एयरपोर्ट पर हवाई पट्टी पर बैठकर खाना खाने के एक वीडियो के वायरल होने के बाद सरकार ने एक्शन लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइंस और मुंबई एयरपोर्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर आज का दिन खत्म होने तक जवाब दाखिल नहीं किया गया तो ब्यूरो एयरलाइन और एयरपोर्ट के खिलाफ आर्थिक जुर्माना सहित अन्य कठोर कदम उठा सकता है। बताइए, रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही थी, एयरपोर्ट ही बिल्कुल अब रेलवे स्टेशन बनते जा रहे हैं और इस तरह की जो घटना हुई है उस पर अब सरकार ने चिंता जरूर जताई है। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।